मुद्रा में आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सब बैठेंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था सभी के जो ग्रेस समर, शेल्डन, यूंग और एक दो लोग और थे जिनको हम लोग ने आज हम लोग इसमें देखेंगे। एक बार हार्मोन्स देखेंगे, फिर जो हमारे सबके अकॉर्डिंग जो हमने पर्सनालिटी देखी थी उसमें जो हमारा बेसिक पॉइंट है या हम लोग कहेंगे जो बेस है साइकोलॉजी में, बेस किसको माना जाता है? सबसे मेन साइकोलॉजिस्ट हमारे कौन आते हैं? जिनके बिना पूरा साइकोलॉजी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। सिगमंड फ्राइड। ठीक, सिगमंड फ्राइड एक ऐसा नाम है, यदि इनको हटा दो तो साइकोलॉजी में कुछ नहीं बचेगा। ठीक, और सब आएंगे, लेकिन मेन जो उनका कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी की दुनिया में वो सिगमंड फ्राइड पर है। अभी भी जितने कुछ भी हम लोग देखते हैं, साइकेट्रिस्ट कुछ भी चेक करते हैं, वो मोस्टली इसमें सिगमंड फ्राइड की थ्योरी काम करती है, लेकिन वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। थ्योरी काम करती है लेकिन प्रॉपर फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है वो, बस इतना अंतर है। तो ट्रीटमेंट कहाँ पर हो गया है इस समय? फाइनल ट्रीटमेंट योग में कनेक्ट कर दिया गया, योग और आयुर्वेद में। योग सबसे पहले, आयुर्वेद इसके साथ, क्योंकि उसमें डाइट का पार्ट है तो डाइट आयुर्वेद की सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कुछ हमारे सकारात्मक हार्मोन्स हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल जो हमारी डिजीज़ हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो कब डेवलप होंगे और कब डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले डोपामिन। डोपामिन क्या है? इनाम, खुशी, मोटिवेशन। मतलब जब हमें कुछ ऐसा मिले, खुद से भी मोटिवेशन मिले, कभी बाहर से मिल जाए, कोई भी खुशी का कारण हो सकता है, या कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई भी इनाम हो सकता है। वो इनाम जरूरी नहीं हमसे मिला, किससे मिला, वो हमारे तक पहुंचा हो सकता है, हम ही ने कोई कमिटमेंट किया हो, उसके लिए भी हमने अपने आप को रिवॉर्ड दिया हो। फिर जब हम कुछ अच्छा करते हैं, सफलता मिलती है, तो यह हार्मोन खुशी और प्रेरणा देता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सफलता मिलती है वो भी ठीक है, अच्छा करते हैं, ये अच्छा करना दो तरीके से होता है। एक सामने से किसी को पता है हमने अच्छा किया है, एक किसी को नहीं पता है हमने अच्छा किया है। कौन से अच्छा करने की प्रेरणा हमें सबसे अधिक मिलती है? डोपामिन कब से सही से रिलीज होगा? बोलेंगे अंजू? सबको मेरी आवाज आ रही है? देखो, दो तरह से अच्छा करने की बात हमने बोली थी, तो ये वो, हाँ बोलेंगे अंजू? अब बोलो, अब आवाज सही आ रही है। इसमें मैं ये बता रही थी, मतलब पता नहीं चले कि हमने सामने वाले का अच्छा किया है और उसका अच्छा हो भी जाए। हाँ, नहीं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ हमने ऐसे काम किए कि काम करने से किसी को नहीं पता चल रहा है। जैसे आपका अंजू की बात सही है कि सामने वाले को पता नहीं चला, लेकिन वो सफल हो गया या उसके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, और लोगों को ऐसा कुछ नहीं खास पता चल रहा है कि हमने किया है ये काम। तो देखना, फिर हमारा यहाँ पर क्या काम करता? सोल काम करता, सोल सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर सोल सेटिस्फेक्शन आता है किसी को काम करने के बाद, उससे हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने आप से जो मिला उसको डोपामिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक,
एक बाहर से भी है और एक खुद से भी है। तो खुद से जब हमें कोई सफलता मिलती है, कुछ अच्छा काम करने की, किसी को खुशी देने की, प्रेरणा देने की, या खुद प्रेरित होने की प्रेरणा मिलती है, वो सब क्या डोपामिन को सिक्रेट करता है। तो डोपामिन क्या है, नींद हमें तभी आएगी जब डोपामिन सिक्रेट होगा, अदरवाइज हमें नींद नहीं आ सकती है। फिर है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, सहज नहीं होगा, तो नींद आएगी ही नहीं। ऑक्सीटोसिन क्या है, प्यार, अपनापन। ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक कब रिलीज होता है, जब हम किसी को हार्ट पैम्परिंग देते हैं, हार्ट से टच करते हैं, वो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये सबसे अधिक तो रिलेशन कहाँ है, जो मदर के रिलेशन है या ग्रैंड पेरेंट्स, जब वो बच्चों के साथ या बच्चों को ऐसे पैम्परिंग करते हैं, हार्ट से टच करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। इस समय ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक कम सिक्रेट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, सबके अंदर एक द्वेष वाली भावना पनप रही है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हमारा हार्मोन है, जितने भी हम जानवरों का दूध पीते हैं, कौन से जानवरों का दूध हमें नुकसान करता है, जिन जानवरों के मतलब उनके बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं दिया जाता है, और जब तक बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं दिया जाएगा तो जानवर दूध को सिक्रेट ही नहीं करें, मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं करें, प्रोडक्ट तो होगा लेकिन वो उसको शेयर नहीं करेंगे या हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे उस दूध को। तो जैसे ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, वो ऑटोमेटिक दूध हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए वो दूध हम लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, पैम्परिंग हार्मोन्स है, जो बहुत प्रेम में आता है। फिर हम देख रहे हैं, तो ये इसमें क्या क्या जुड़ा है, सबसे पहले जो मदर और बच्चे वाली फीलिंग्स है वहाँ पर, फिर उसके बाद जितने भी हार्ट टचिंग हमारे रिलेशनशिप हैं, वहाँ सब में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एंडोर्फिन, सुकून, दर्द से राहत। एंडोर्फिन क्या है, जैसे हम कोई पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर को लेने के बाद हमें कुछ ही देर में रिलीफ मिल जाता है। तो एंडोर्फिन हमारा क्या कर रहा है, जस्ट लाइक अ पेन किलर। यह हार्मोन कैसा, हंसी, व्यायाम, योग से में निकलता है और प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करता है। इसको ऐसा समझ लें कि जैसे हम डेली प्राणायाम कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, तो जब कहीं आपको अचानक से कोई चोट लगेगी या कहीं पेन होगा तो ऑटोमेटिक एक हमारे अंदर एंडोर्फिन रिलीज होगा। किस फॉर्मेट में एंडोर्फिन रिलीज होगा, कि ये ठीक हो जाएगा, अभी हम इसे थोड़ी देर में ठीक कर लेंगे। यदि सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो हमें अपने आप से लगता है कि करवट बदल लें तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। जब अपने आप से ठीक होने का सामर्थ्य हमारे अंदर दिखाई देने लगे, या अपनी चीज़ को जो भी हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या चोट लगी है उसके लिए हम परेशान नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, सब एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो जो भी हमारी चोट है, दर्द है, वो ठीक होता है। दूसरा एंडोर्फिन क्या है, कि जैसे ही हम अपनी पूरी एनर्जी को, जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि अपनी एनर्जी को आप किसी एक जगह पर लगा दीजिए। सपोज करके घुटने में बहुत दर्द है, पूरा फुल कंसंट्रेशन जिसे त्राटक करते हैं, ऐसे आप बंद आंखों से केवल अपने घुटने की तरफ एनर्जी को ले आइए। एंडोर्फिन का पूरा काम करेगा, थोड़ी देर में पेन रिलीफ कर देगा। ठीक, हमने एक दिन एक थेरेपी बोली थी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स में जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ यदि हम उसको पूरी पैम्परिंग के साथ, ऑक्सीटोसिन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लें और उसके वर्क को एक्सेप्ट कर लें, तो ऑटोमेटिक एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा वहाँ पर। फिर देख रहे हैं हम लोग सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, संतोष, शांति वाला हार्मोन है। ये ध्यान, प्रकृति और नींद के दौरान सक्रिय होता है। ये नींद के दौरान भी सक्रिय होता है, ये भी कह सकते हैं। और इसे ये बोल सकते हैं कि जितना हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, उतना हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। अभी क्या होता है, सेरोटोनिन 95% कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन से, और 5% कहाँ जा रहा है, हमारे ब्रेन की तरफ, जिसे हम लोग गट टू ब्रेन कनेक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है कि 95% सेरोटोनिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलीज हो रहा है, लेकिन ये कब काम नहीं करता है, ब्रेन को कब एनर्जी नहीं देगा, जबकि हमने भूख से अधिक भोजन ले लिया है। तो सेरोटोनिन क्या करेगा, पूरी एनर्जी भोजन को पचाने में लगा देगा। जब सेरोटोनिन ने पूरी एनर्जी भोजन को पचाने में लगा दी, तो गट से ब्रेन को कोई एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो सेरोटोनिन हार्मोन का मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स का मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं,
कौन कौन से हार्मोन्स का हम लोग मोस्टली यूज़ नहीं कर पाते या यूज़ करना नहीं जानते हैं? सेराटोनिन, क्योंकि लेट नाइट हैवी मील्स लेते हैं इसलिए, और एक है एंडोर्फिन, क्योंकि ऐसा फुली कंसंट्रेट हम होते नहीं है, हम Very करते सभी कुछ है, योगा एंड प्राणायाम, बट वो जो एक आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट पॉइंट है जहाँ ब्लेस करना होता है, वो हम नहीं करते। ब्लेसिंग्स हम दूसरों से मांगते हैं, खुद नहीं करते ब्लेस। ठीक, तो ये क्लियर है कि सेरोटोनिन और एंडोर्फिन ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें बिल्कुल पता है काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भोजन का ही ध्यान नहीं रखा। पता चला भोजन हमने 3 रोटी खानी थी, हमने 4 खा लिया। अब सेरोटोनिन क्या करेगा, 95 में से 60% उसको रिलीज़ करने में लगा देगा। और कहीं लेट नाइट आपने खाना खा लिया जाकर शादी पार्टी में, तब तो आप समझ लो 2 दिन तक सेरोटोनिन उसी में एनर्जी दे देगा उसको डाइजेस्ट करने में। तो सेरोटोनिन से एनर्जी ब्रेन को वहाँ नहीं मिली। फिर एंडोर्फिन को क्यों नहीं मिली? जब जब आपके कुछ प्रॉब्लम आएगी, पहले में डॉक्टर याद आते हैं, फिर हमें दवाएं याद आती हैं, फिर हमें वो लोग आते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। मतलब अपना जो कुछ है वो हमें बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या है, यही हमारा है एंडोर्फिन। कि एंडोर्फिन क्या है कि जब हम उसको खुद में फुल कंसंट्रेट होंगे, जो समस्या है हमारे शरीर में, मन में, उसको कारण समझेंगे और ये खुद में पता है कि इसको हमने पिछली बार ठीक किया था, अब अगर थोड़ी और बढ़ी है तो उसको फिर से हम ठीक कर लें, तो एंडोर्फिन रिलीज करता है वहाँ पर। ठीक, अब देख रहे हैं एड्रीनलिन हार्मोन हमारा क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है एड्रीनलिन? हमारा एड्रिनल ग्लैंड से, जो हमारा क्या बोलते हैं यूरिन सिस्टम है या रीनल सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम, रीनल सिस्टम, उसमें ये ग्लैंड है, किडनी के ऊपर है दोनों। ये क्या कर रही है, ये हमारा कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है। कॉर्टिसोल कब रिलीज कर रही है? जैसे कोई ऐसी समस्या आई जिसको देखकर हमें फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में आ गए, मोड में आ गए हम लोग। फाइट एंड फ्लाइट बस 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो हम लड़ेंगे या तो हम भागेंगे। 2 ही हमारे ह्यूमन बीइंग में, या सभी के अंदर ये कहेंगे 2 ही कंडीशंस हैं। तो ये हार्मोन कब निकलता है? जब खतरे या डर में होते हैं, जिससे शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फिर हमारा ये एड्रिनलिन जो है वो भी हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, और वहीं से हमारा इसी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, वहीं से कॉर्टिसोल भी निकल रहा है हमारा। ठीक है, फिर कॉर्टिसोल जो हमारा है ये तनाव चिंता का हार्मोन है। ऊपर वाला भी डर और घबराहट का है, तनाव चिंता का, और जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसे भी फाइट एंड फ्लाइट ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे वहाँ पर। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए दोनों के लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड आता है। या फिर वहाँ पर पूछा जाता है कि जो फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला जो हमारा हार्मोन है ये कब सीक्रेट होगा, जब यह किसके इसका कनेक्शन कहाँ से है, तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, बोलेंगे सीमा? दीदी एक बार मैंने पहले भी पूछा था, ये फाइट और फ्लाइट क्यों कहते हैं, क्या सेंस आता है, समझ में नहीं आता है मेरे को। फाइट एंड फ्लाइट, जैसे अभी हमने आपको बहुत तेज से डांट दिया, बहुत गलत तरीके से, आप क्या करेंगी? मेरी क्लास छोड़ देंगी या सामना करेंगी कि हम अपनी चीज़ को ठीक करेंगे और अपनी चीज़ों को ठीक करके इस क्लास में बहुत अच्छा करेंगे? क्या करेंगे आप? हाँ, 2 ऑप्शंस हो गए, फाइट करेंगे या फ्लाइट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। क्लियर हो गया? जी, यही है फाइट। थैंक यू। ठीक है, ये फाइट एंड फ्लाइट है। चलिए, तो ये हमने क्या देखे, ये 2 हमारे क्या नेगेटिव हार्मोन्स हैं, एक एड्रिनलिन और एक कॉर्टिसोल। ये हार्मोन शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। योग व ध्यान से इन्हें नियंत्रित किया जाए। सभी हार्मोन्स हमारे किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? सब मेडिटेशन, जो हमारे योग में जितनी भी चीज़ें हैं या हमारी प्रॉपर डाइट है, वो सभी हार्मोन्स को ठीक ठीक ढंग से रिलीज करते हैं। अब देख रहे हैं हमारे डेल्टा, ये हमारी क्या है, ये हमारी वेव्स हैं। वेव्स कैसी हैं? जो हम अभी जो हम लोगों ने नीचे पढ़ा, एक टैगलाइन लगी थी कि सारे हार्मोन्स किससे रिलीज किए किससे कंट्रोल किए जा सकते हैं? जब हमारा मन शांत हो। वो मन हमारा यम से शांत हो, नियम से शांत हो, आसन से हो, या प्राणायाम से हो, प्रत्याहार से हो, धारणा से हो, समाधि से हो, मुद्राओं से हो, किसी से भी हो, या हमारे सटकर्म से हो। जिससे भी हमारा मन शांत हो गया, वो उस समय हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स ही रिलीज होंगे।
अब देख रहे हैं हमारे जो फ्रिक्वेंसी है हमारे नींद की, उसको चेक करते हैं पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से अगर देखेंगे तो जो हमारा एक प्रॉब्लम देने वाला जो हार्मोन है या सॉरी वेव्स हैं वो कौन सी है हमारी। सबसे पहले देखते हैं बीटा। ठीक, बीटा कहाँ से रिलीज होती है, बीटा सेल्स कहाँ पर है। पेनक्रियाज में। वेरी गुड, बीटा सेल्स हमारी पेनक्रियाज में है। और एफ सेल्स कहाँ पर है, इतने दिनों से पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ चुके। एफ सेल्स कहाँ पर है, क्लियर नहीं हो। एफ सेल्स कहाँ पर है, इतने सारे लोग हैं, आवाज आ रही है तो बोलो, सबको आवाज आ रही मेरी। एफ ई के बाद एफ आता है, एफ सेल्स कहाँ पर है। अंजू आपकी आवाज मेरे पास बहुत क्लियर नहीं आ रही है, और कोई बोले सुनाई दे रहा हो तो बोले या खुद से बोले। मैम अल्फा सेल्स भी पेनक्रियाज में ही है। नहीं, एफ सेल्स, एफ, अल्फा नहीं, एफ। जैसे टी सेल्स है वैसे एफ सेल्स होती है, वो कहाँ से कनेक्टेड है। एफ सेल्स हमारी जहाँ से बीटा सेल कनेक्टेड है वहीं से कनेक्टेड है, पेनक्रियाज से। ठीक है, और टी सेल्स कहाँ से कनेक्टेड है, थाइमस से। मैम थाइमस, थाइमस। जितना इम्यूनिटी की बात करेंगे सब जगह टी सेल्स कनेक्ट हो जाएंगे। चाहे वो ब्लड में कनेक्ट कर दे तो भी टी सेल्स कनेक्ट होगा, ब्लड में अगर कनेक्ट करेंगे तो वो सर्कुलेटरी से ब्लड में आ रहा है, और इम्यूनिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो लिम्फेटिक से आएगा। अब ये वहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखकर तब टिक करेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। अगर सर्कुलेटरी है, इम्यूनिटी नहीं है तो सर्कुलेटरी में टिक करेंगे जाकर, सर्कुलेटरी नहीं है और केवल इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी में टिक करेंगे जाकर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो हमारी ये हैं क्या बोलते हैं, वेव्स हैं जो हमारी क्या बता रही है कि हमारी नींद कैसी है। ठीक है, तो बीटा में जो हर्ट्ज है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 13 है। ठीक है, 13 से अबव कह सकते हैं, 13 तक कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, तेज गतिविधि सामान्य जागृत स्थिति में जब मन व्यस्त और सक्रिय होता है, एक्टिव थिंकिंग अलर्टनेस में बीटा सेल्स वर्किंग। जैसे अभी हम लोग को पता है कि 1 घंटे की क्लास है और जल्दी से काम करें और हमें क्लास लेनी है, तो कौन सी सेल एक्टिवेट होंगी, बीटा। वेव्स कौन से हैं, बीटा आ जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्लास को करते करते हम जिस टेंशन में थे या कहें स्ट्रेस में थे, पॉजिटिव स्ट्रेस में, क्लास के बाद थोड़ी देर हमें क्लास अच्छी लगी, समझ में आ गई, कौन सी वेव्स में पहुंच जाएंगे, अल्फा। अल्फा। एक बात सबको क्लियर करना है कि ये जितनी भी वेव्स हैं जरूरी नहीं कि हम सोएं तभी ऐसा होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे, नहीं तो यही वाली एक माइंड सेट हो जाए कि जब हम सोएंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, कई बार हम अपना अभी ऐसी स्थिति में बैठे हैं, काम करते करते डेप्थ में जा रहे हैं कि हम सारी सेल्स को यहीं पर या जो हमारी वेव्स हैं यहीं उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो अल्फा है इसमें क्या है, 7.5 to 13 हर्ट्ज जो हमारी। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है, नीचे 13 लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब वेव्स हैं वो नीचे की ओर आएंगी या ऊपर की ओर जाएंगी पॉजिटिव मैटर में, मैम कम होती जाएगी। वेरी गुड। जैसे योग में कहा जाता है कि कौन कितने धीरे श्वास लेगा। ठीक, ये नहीं कहा जाता कौन जल्दी करेगा, कौन कितना धीरे श्वास लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धीरे श्वास लेना है वो वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हमारी जो वेव्स है जितना नीचे की ओर जाएंगी, पैरामीटर नीचे की ओर जाएगा, उतना वो पॉजिटिव मैनर में वर्क कर रहे हैं। तो अल्फा में क्या हो रहा है, जब आंखें बंद होती हैं लेकिन व्यक्ति जागरूक होता है, मतलब जागरूक का मतलब वो आराम से कुछ सोच रहा है, चिंतनशील और शांत अवस्था है, रिफ्लेक्टिव, रेस्टफुल और अलर्टनेस कंडीशन पोजीशन में है। फिर देखते हैं थीटा क्या कर रहे हैं हमारा। थीटा में देख रहे हैं 3.5, अब ये उससे भी हाफ हो गया लगभग जाके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धीमी गति, ध्यान, स्वप्न जैसी स्थिति में अनुभव होती है, लाइट स्लीप है, मेडिटेटिव स्टेट है। फिर हम और नीचे गए और तो वो हो गया 3 हर्ट्ज, ये डेल्टा में जा रहे हैं। यहाँ क्या है, सबसे धीमी तरंगे होती हैं, गहरी नींद की अवस्था में सक्रिय होती है। अब क्या ये इतनी गहरी नींद है, अब देखो गहरी नींद भी 2 तरह की है,
एक होश में, एक बेहोश में। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे गहरी नींद की बात करें तो डीप स्लीप का मतलब एक साउंड स्लीप, बिल्कुल अच्छी नींद आ रही है। लेकिन अब इसको उन लोगों को गहरी वो डेल्टा में नहीं कह देंगे कि जो लोग कैसे भी कुछ करके यूज़ करके एडिक्टेड होकर वो सो रहे हैं, वो उनकी वो उसमें नहीं जाएंगे डेल्टा। ये डेल्टा वो है जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, उनसे वेव्स पॉजिटिव मैनर में स्लो डाउन होते चले जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उनका पैरामीटर नीचे जा रहा है, तो वो हमारी ये वेव्स हैं। अब एक पहले इसको नीचे कनेक्ट कर दें, फिर आगे देखते हैं। फिर गाबा को देखते हैं। गाबा क्या है? गामा एमिनो एसिड, एमिनोबिट्रिक एसिड है। ये क्या है हमारा? इसमें कोई निश्चित हद नहीं है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क में तनाव कम करता है और मानसिक शांति बनाए रखता है। देखो गाबा जो है हमारा, ये क्या है? ये रिसर्च में यूज़ होता है। ठीक, हम लोग ने यूज़ किया इसको। ठीक है, सब लोग करते हैं, जो मेडिटेशन के बेस पर काम करते हैं वो सब करते हैं, कोई मेरा ही उसमें वो रोल नहीं है। तो वो क्या होता है? वो न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ कि हमने आपसे कहा कि रचना जी कल आपको 10 पेज की एक स्लाइड बनानी है। ठीक, और आपको लगा कि ये तो मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? 10 पेज है, पेज मैटर नहीं कर रहे हैं आपको क्या मैटर कर रहे हैं कि ये काम मेरे पसंद का है। ठीक, तो ये क्या? ये न्यूरोट्रांसमीटर में गाबा काम कर रहा है यहाँ पर, कि कितना हमारे पास जो ट्रिगर आया है, वो स्टिमुलस आया है, उसको हमने कितना लाइटली लिया है। ठीक है, तो अब ये लाइटली में क्या है? हो सकता है अभी हमने सीमा मैम से कहा, सीमा मैम को लगे 10 पेज तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम मेरी पसंद का नहीं है। ठीक, तो वो गाबा क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन कर जाएगा। ठीक, फिर किसी को लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों से और काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो 10 पेज का ये वर्क कर देते हैं। अब वही गाबा है सबका, क्या हो रहा है? थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमने जो भी मैसेज दिया है वो कितना आपसे टच है, टचिंग पॉइंट में है, कितना रिलायबल लग रहा है आपको, उस पर गाबा काम करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कोई हर्ट नहीं हो सकता है। गाबा में अभी हमने कहा जैसे पहली वाली बात रखी, तो उसमें आपका सीधे सीधे डेल्टा में आप पहुँच जाए। इतना अच्छा आपकी कोई चीज़ होता है ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें भूख प्यास नींद कुछ मायने नहीं रखता है और प्रसन्नता के साथ काम कर देते हैं, और हो सकता है अपनी पूंजी भी लगा दें उसमें। ऐसे बहुत सारे जीवन में सबके आते हैं ऐसे चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ गाबा काम करता है हमारा सीधा सीधा। तो वहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है, वो हम कितने भी किसी भी उसमें जा सकते हैं जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी है साउंड की। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारा IQ लेवल है, IQ, EQ, PQ, SQ, ये क्या है? इस समय जैसे WHO के हेल्थ के 4 डायमेंशन हम देखते हैं, वो भी हमारी साइकोलॉजी से ही कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारा साइकोलॉजी में इस पर रिसर्च की जाती है। किसी पर हम मान लो हमने 10 बच्चों पर काम करना है या 100 बच्चों पर काम करना है, तो हमने क्या देखा उनका, हम योग को के साथ उनके जो प्रॉब्लम्स चेक करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनका IQ चेक करना है हमको। तो IQ चेक करेंगे, तो हम IQ कैसे चेक करेंगे किसी का? क्या पैरामीटर्स होंगे इसमें? मैम उसकी मेंटल हेल्थ, अब वो रियल आयु पहले मेंटल आ जाएगी, फिर बट्टा में रियल वास्तविक और मल्टीपल है। हाँ, मतलब ये अब देखो इसको ऐसे भी समझ लें कि मान लो कोई बच्चा है 10 ईयर्स का, ठीक, और उसकी बुद्धि है 5 ईयर्स की, तो इसमें मेंटल एज क्या होगी बच्चे की? 5। ठीक, और यदि हमने कहा किसी बच्चे की फिजिकल एज जो उसकी है वो है उसकी 10 ईयर्स और मेंटल जो है वो है उसका 20 ईयर्स, तो अब मेंटल एज क्या बोलेंगे, कितनी है उसकी? 20। ठीक है, गूगल बॉय सबने देखा होगा, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, कौटिल्य, ठीक है, उसकी एज आप देख लो 20 तो नहीं, उसका तो 100 से भी ऊपर चला जाए, ठीक है, उस मतलब अगर उसको वैसे IQ लेवल में देखेंगे, वो योग वाली भाषा में नहीं कह रहे हैं जिसको विवेकानंद जी कह रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब के अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि हमारा मेंटल एज जो हमारी है
फिर इसकी क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग बस उसका सिंपल से एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी का आईक्यू निकालेंगे, एक लाइन भी लिखी, हिंदी में भी लिखी जिनको समझ ना आ रहा हो, जब मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु द्वारा विभाजित करके उसका उस भागफल को 100 से गुणा किया जाता है, तो जो हमारे पास जो उस समय जो प्राप्त होने वाली संख्या को बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, 14 ईयर्स है, और उसकी कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो क्या होगा, IQ इज इक्वल टू 14/10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 140। अच्छा, 140 जो है ये किस में आएगा, कौन सा नंबर IQ लेवल पे जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे 140 वाले को? मैम जीनियस। वेरी गुड, जीनियस। ठीक है, 140 जो है हमारा किस में जाएगा, जीनियस में आ जाएगा। ठीक है, एक बार बैक करेंगे, कंप्लीट कर दे, फिर इस पे आते हैं। पहले रेफरेंस इसमें करिए जो आप पहले शेयर कर रही थी हमको। हाँ, इसके जस्ट पहले जहाँ IQ लिखा। ठीक है, अच्छा, IQ में हम क्या देखते हैं, किसी का नॉलेज देखते हैं। फिर PQ में क्या देखते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं हम। EQ में क्या देखते हैं, कंपैशन देखते हैं। और EQ में कंपैशन फील्स विद द हार्ट। तो यहाँ कंपैशन के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, सब एग्जांपल देंगे। सब मैम ये इमोशंस को रिलेट कर रहा है, तो हमारा खुद का अपने लिए पैशन प्लस किसी और से जो हमारी इमोशंस है, वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई यहाँ पे। मतलब जितना हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, क्रोध, सब इसी में इमोशंस में आ जाएंगे। मैम वो बैड वाली भी आएगी, मींस दोनों ही सब आएंगे इसमें। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने क्रोध को कैसे प्रेम में कन्वर्ट कर दे जाकर। ठीक है, इमोशंस यही तो है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को कन्वर्ट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव भी। और नेगेटिव जैसे हमने राग है तो द्वेष है, ठीक है, प्रेम है, घृणा है, तो हमने घृणा को किस में चेंज कर लिया, प्रेम में कर लिया। ठीक है, जो द्वेष है उसको हमने क्या कर दिया, या राग द्वेष है तो राग में किया, लेकिन राग कैसा है, शाश्वत वाला। ठीक है, तो ये क्या है, जितने हमारे इमोशंस हैं वो ही हमारी ताकत है। अब वो इमोशंस अगर नेगेटिव यूज़ कर दिए तो सारी ताकत हमारी खत्म हो गई, और वही इमोशंस हमने पॉजिटिव मैनर में यूज़ किए तो वही हमारी ताकत को कई गुना हमें और बढ़ा देंगे हमारी चीज़ों को। तो ये क्या है, तो इसलिए EQ में ध्यान रखेंगे, सारे जो हमारे नेगेटिव हमारे इमोशंस हैं उनको हमें पॉजिटिविटी के साथ कन्वर्ट करना है। वहाँ पर साइकोलॉजी भी हमें सपोर्ट करती है, और फाइनली हमारा योग सपोर्ट करता है। फिर हाँ, इसमें एक चीज़ और कर दें, जो EQ हमारा है यहाँ पर PQ IQ में तो जो होता है, सबसे बड़ी ताकत आपको कहाँ से मिलती है, इन चारों से। हाँ, तो इसमें से चारों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, EQ है। हाँ, वेरी गुड। EQ क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा आवश्यक है या सबसे बड़ी ताकत है। तो EQ क्या है, जरूरी नहीं है कि हम, कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत जेलसी वाली फीलिंग्स आती हैं, उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं सोचेंगे कि फीलिंग्स नहीं चेंज कर पा रहे हैं, अपनी डाइट से भी EQ चेंज कर लिया जाता है। अपनी जो डाइट है, EQ पर डाइट ज़बरदस्त सपोर्ट करती है हमारी। कोई भी डाइट, मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत गलत भावनाओं के साथ खाना बना रहे हैं, तो आप उसको ले रहे हैं, तो वो EQ आप बार बार सोच रहे हैं हमारा चेंज हो जाए, चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब जब आपके EQ में लग रहा हो कि कुछ ऐसा आ रहा है, तो दो तरह की डाइट है। एक डाइट है हमारी बाहर की, एक प्रत्याहार वाली डाइट है। तो बाहर जो भोजन ले रहे हैं उस डाइट को ठीक कर लें, और जो प्रत्याहार वातावरण में जिसके साथ है उसको चेंज कर लें। तो सबसे पहले हमें कुछ चेंज करना है तो EQ पर काम करना होता है। इसीलिए जैसे ही हम प्राणायाम को ठीक ढंग से करना शुरू करते हैं, वो कहाँ काम करता है, EQ पर पहले काम करता है, फिर वो ऊपर जाएगा, पहले वो EQ पर काम करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा SQ जो है, हमारा है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है, लिव्स विद द सोल, विजडम पर कब आएंगे हम, जब हमारा EQ प्रॉपर स्ट्रांग होगा। EQ यदि सपोर्टिव नहीं है तो आपका SQ काम कर ही नहीं सकता है।
ठीक है। EQ जब सपोर्टिव होता है तब SQ काम कर सकता है। हो सकता है EQ सपोर्टिव ना हो तो आपका PQ काम कर जाए, IQ काम कर जाए। ठीक, PQ काम कर, बहुत सारे लोगों का आपने देखा हो बिल्कुल फिट लग रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, लेकिन आप जब उनकी डेप्थ में चले जाएं वो किसी शोषण को करने से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो PQ और IQ से आप किसी व्यक्ति को के व्यक्तित्व को बहुत गरिमा वाला नहीं मान सकते, ये हमेशा ध्यान रखें। और मोस्टली लोग जो सफल ऐसे दिखाई देते हैं वहाँ IQ PQ दिखते हैं। ठीक है, और जब डेप्थ में कोई सफल होता है तो वहाँ उसका पहले EQ काम करता है, फिर ऊपर वाली चीज़ें काम करती हैं, फिर जब तीनों काम करते हैं तो SQ अपने आप उसमें कनेक्ट होता है जाता है। ठीक, क्योंकि ये कंफर्म हो कि किससे क्या कनेक्ट होगा। अब देख रहे हैं ऑल फोर must be balanced for a complete personality, just as योगा यूनाइट्स शरीर, बॉडी, माइंड, सोल। ठीक, इसमें एक काम जो हमारा ये चारों हैं इस पे सबसे अच्छा रोल क्या हो सकता है, कौन प्ले कर सकता है, क्या चीज़ हमारे जीवन में है जो सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकती है इन चारों के डेवलपमेंट में। मैम, जो महर्षि अरविंद जी ने इंटीग्रेटेड योगा का है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और मेन इसकी जो प्रारंभ है वो प्राणायाम ही है इसकी सोल तो। और शशांक आसन है, जिसको कुछ करने का मन न हो उसको शशांक आसन करवा दीजिए, कुछ ही टाइम के बाद उसके ये सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। बस उसको ध्यान से करवाना है कि करना कैसे, उन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन को देख लेना है, सारी चीज़ें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक साइड से, तो उसके अलग तरीके करवाने के। जब किसी का कुछ करने का मन, इसीलिए बच्चों के विकास में शशांक आसन अहम भूमिका प्ले करता है। क्यों करता है, अगर बच्चों को आप उसी में सुला दो, मान लो बच्चों को बहुत नींद आ रही है और उनको रात में आपने पैम्परिंग करके सुलाया है कि देखो सुबह शशांक आसन करना है, और उनको हाथ और ऐसे करके बिठा दिया, बच्चे 1-1 घंटे सो जाते हैं उसी में, और आपको पता ही नहीं वो इनडायरेक्ट पूरा काम करता है, पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से कमांड आ रही वो वहाँ वर्किंग में है। ठीक है, तो ये क्या है, वो पूरा ओवरऑल काम करने, जब हमें कोई एफर्टलेस होकर अपने इन चारों चीज़ों को हमें एक्टिवेट करना हो तो वहाँ शशांक आसन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। मैम, ये इन्हीं कोई डिटेल में दिया हुआ है तो ये देखें या अब नहीं ना, इनको ऐसे फिर आप शेयर कर देना है तो ये आराम से सब लोग इसको कर देना आप बस, हल्का सा तो सबके माइंड में रहेगा क्या करना है। ठीक है, चलिए बस हो गया, ये वाला काम पूरा हो गया। इसमें वो दिखाई जो, हाँ बस इसको देखना चाहिए। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग जो फर्स्ट है 140 या इसके ऊपर, वो क्या है, सब जीनियस माइंड लोग हैं। ठीक है, इसके बाद 120 to 140 क्या है, सुपीरियर माइंड, श्रेष्ठ बुद्धि के लोग हैं। 110 to 20 क्या है हमारा, अबव एवरेज है। 90 to 110 क्या है हमारा, एवरेज है। ठीक, फिर 80 to 90 क्या है, डल, कम बुद्धि वाले लोग हैं। 70 to 80 क्या है, फीबल माइंडेड, जो अर्ध मंद बुद्धि है, जिनके स्कूल अलग कर दिए जाते हैं, यहाँ से स्कूल अलग किए जाएंगे। ठीक, डल तक भी काम चल जाएगा। होता है ना, जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं देर से सीखते हैं तो बोलते बिल्कुल डल है, तो वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे फीबल माइंडेड बच्चे आएंगे इनके स्कूल अलग हो जाएंगे। फिर है 50 to 70 में क्या देख रहे हैं हम लोग, मंद बुद्धि। अब ये सब उसी में आ गए, नीचे आ रहा है इनका पैरामीटर। इसके बाद ऊपर देखेंगे, फिर है हमारा 50 to 25, मतलब नीचे की ओर देखें, 25 से 50 देखें तो इम्बेसाइल, ये है मूर्ख लोग, जिनको कुछ समझ नहीं आता है। मूर्ख भी कह सकते हैं या ये कह देंगे कि उन्हें समझ नहीं आता। ठीक, मूर्ख कहने में ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत उनको अवहेलना कर रहे हैं, इसको ये कह देंगे कि उनकी समझ नहीं है, बस इतना कह सकते हैं। ठीक, फिर है 0 to 25 इडियट बुद्धि, जड़ बुद्धि। अब इसमें से हमारा योग कितना अच्छा काम करता है इसको हम लोग खुद ही, पाणिनि, महाकवि कालिदास जी, ऐसे और भी लोग होंगे, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल जिनको हम लोग जानते हैं सिर आँखों पर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन पर भी योग काम कर सकता है। योग में, योग के जो मंत्र हैं, जो सारस्वत मंत्र हैं, वो कहाँ काम करते हैं, यही काम करते हैं आकर। ठीक है, चलिए तो ये हमने ये इसका प्रश्न, इसको और ऐसे करके करिए, छोटा करिए, इसके सब स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, इसको नाम ये लर्न करने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसका छोटा करिए इसको।
मैम ये मैं ग्रुप में डाल हाँ दूंगी, ठीक ये है, पीपीटी नहीं हो ठीक है, पाएगी। फिर आप ग्रुप में डाल दें। चलिए और आगे करेंगे। बस मैम आगे फिर वो कर्मालॉजी जो है मीन्स इसमें जो कनेक्ट हो रही है चीजें बस वो दी है, बाकी तो फिर अपना वो पीडीएफ में ही है सारा, ये ठीक है। संचित प्रारब्ध क्रियमाण एंड ये सारे चक्रास से इसको कनेक्ट किया गया चलिए है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, एक बार इसको वापस लीजिए, बैक करिए। ठीक है, इनको पहले चक्र देखते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। पहले चक्र वाला देखते हैं, फिर इसमें लाते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग चक्र, बीज मंत्र और संकेतक तालिका, जो हमारी सब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से भूल जाते हैं सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। इसमें क्या है, हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, जो हमारे 6 चक्र हैं, 7वां जो हमारी उपलब्धि है, क्रम चक्र है। इसमें जो बीज मंत्र हैं, देखो एक चीज़ हमने शायद कितने लोगों को याद है, आप लोग भूल जाते हो जल्दी जल्दी से, कि मान लो आप किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी का खराब है या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, इतनी टिपिकल सिचुएशन में या कंडीशन में है, तब वहाँ बीज मंत्र यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने योग में व्यक्ति की अंतिम सांस भी हो और वहाँ पर भी कुछ ट्रीटमेंट लेने और देने की ज़रूरत पड़े तो योग हर तरफ से सपोर्ट कर सकता है। इवन वो ना कर पाए तो कोई उसके पास चैंटिंग कर दे उस रिदम में, इसके रिदम अलग अलग होते हैं, साउंड अलग अलग है, ठीक है, उस रिदम में अगर वो चैंटिंग कर दे तो भी उसको फायदा होगा सामने वाले व्यक्ति को। ठीक, तो लम बीज मंत्र क्या कर रहा है, हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किससे संबंधित है, भगवान गणेश जी से। ठीक है, इसीलिए गणेश जी का भी मंत्र जो गम 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 गणपतये नमः है, वो भी हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। फिर हम लोग देख रहे हैं इसका जो तत्व है वो क्या है, पृथ्वी तत्व है। सांकेतिक स्थिरता क्या है, स्थिर पृथ्वी का मीन्स ही है, पृथ्वी क्या है, स्थिरता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। फिर आधार, सुरक्षा और धैर्य, ये सब कहाँ पर हमें मिलते हैं, यदि हमारा मूलाधार चक्र ठीक है तो, और आत्मविश्वास। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट है स्वाधिष्ठान, सैक्रल में देख रहे हैं जो हमारा चक्र है वम। वम क्या है, जल के लिए, जल तत्व के लिए रचनात्मकता, भावनाएं, आनंद, प्रजनन शक्ति। प्रजनन शक्ति कई बार लगता है मूलाधार से कनेक्टेड है, लेकिन इसका संबंध स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आता है। मूलाधार एक जैसे वो जगह है जहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन होगा हमारे एक सृजन का, ठीक, लेकिन उसका जो क्योंकि जो सृजन होने जा रहा है उसमें क्या है, वो भी तो जल तत्व ही है, उसमें जो चीज़ बनने जा रही है वो किसका प्रतीक है, दोनों साइड से जल तत्व का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्वाधिष्ठान को पहले कनेक्ट किया जाता है, फिर स्वाधिष्ठान और रिप्रोडक्टिव दोनों कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, रचनात्मकता, भावनाएं, आनंद, प्रजनन शक्ति। किसी की अब इसको और देख लें, भावनाएं कैसे जुड़ रही हैं, हमारा मन किससे कनेक्टेड है, जल से। मन का संबंध जल से है, जल का संबंध चंद्रमा से है, मन का कारक क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा जल की राशि है। ठीक है, तो वो क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ना तो सब इंटरकनेक्टेड है अपने आप में। ठीक है, तो वो जो जल की राशि है चंद्रमा से कनेक्टेड है, इसलिए हमारी भावनाएं वहाँ पर जुड़ रही हैं। तो जब हम लोग वम वम का उच्चारण करेंगे प्रॉपर, तो हमारी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रण में होगी, तो आनंद की अनुभूति में हम जीवन जिएंगे और प्रजनन शक्ति का सही सही ढंग से विकास होगा। फिर देख रहे हैं मणिपुर जो हमारा है सोलर प्लेक्सस है, यहाँ पे रम, रम क्या है, अग्नि तत्व जो फायर एलिमेंट्स को का सिंबल है। क्रिया शक्ति, गतिशीलता, आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का केंद्र है, इसलिए सात्विक इसको माना जाता है, अग्नि तत्व को पूर्ण सात्विक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी हमारे साक्ष्य होते हैं, जितने भी शपथ होती हैं, संकल्प होते हैं, वो किसके सामने लिए जाते हैं, जल से अग्नि की ओर जाते हैं। ठीक, तो वो क्या है हमारा, क्रिया शक्ति, गतिशीलता, आत्मविश्वास और सहनशीलता। कहा जाता है योग में यदि हम मणिपुर चक्र तक अपने आप को जागृत कर ले जाएं तो अब पतन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक, पतन होने के चांसेस, अगर मूलाधार केवल जागृत है तो भी पतन हो सकता है, नीचे आ सकते हैं, हम वाहवाही में फंस सकते हैं,
स्वाधिष्ठान तक योग से हमने यात्रा कर ली है तो भी हमारे पतन होने के चांसेस हैं, लेकिन मणिपुर में पहुंचकर किसी भी साधक का पतन कभी नहीं हो सकता है। ठीक, बोलेंगे रजनी? मैम स्वाधिष्ठान के देवता ब्रह्मा जी। हाँ, ये 2 चक्रों में जाएंगे, स्वाधिष्ठान और मूलाधार में। ठीक है, सीमा में कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम, वो तो मूलाधार में तो गणपति जी से प्रारंभ होता है और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। वो मूलाधार वो वैसे देवताओं में होगा जो मुख्य हैं, जिनमें हमारी सृष्टि का डिवीजन हो रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जब वो 3 ग्रंथियों वाले देवता याद है ना, जो 2-2 चक्रों से कनेक्टेड है, वो भी क्योंकि जी मैम वो याद है, लेकिन मैंने ये भी गणेश जी का भी पढ़ा है कि मतलब प्रारंभ जब होता है तो मूलाधार से जब कुंडलिनी उठती है तो गणपति को सिद्ध करना होता है। नहीं, वो वैसे उसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे। जब तत्व में कनेक्ट करेंगे तो गणेश जी को लेंगे, जब चक्र और ग्रंथियों में कनेक्ट करेंगे तो ब्रह्मा जी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि शब्दावली वहाँ चेंज हो जाती है जैसा संदर्भ है उसके। ठीक, फिर हम लोग देख रहे हैं अब इसके बाद अनाहत चक्र हार्ट, यम हमारा है। यम क्या है? वायु से संबंधित है, जो हमारे हार्ट दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है हमारा। प्रेम, करुणा, संतुलन, शांति। देखो अब आप ध्यान से देखो कि जब हमने जैसे ही हमने फायर एलिमेंट्स को क्रॉस किया है, अब जो प्रेम, करुणा, संतुलन, शांति, अब ये क्या बिल्कुल एक बैलेंस बना दे रहे हैं हमारे जीवन में। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं विशुद्धि चक्र, थ्रोट हम, जो हमारा है आकाश का प्रतीक है, आकाश तत्व का, इथर का है। अभिव्यक्ति, शुद्धता, सत्य, संचार। इसीलिए शुद्धता, सत्य क्या है? माँ सरस्वती का द्योतक है यहाँ पर। ठीक, संचार जो वाणी संचार कर रही है, शब्द पहुँच रहे हैं आकाश में, ध्वनि जा रही है हमारी। इसके बाद है आज्ञा चक्र, थर्ड आई, ओम। ओम में क्या? ओम या शम जो मंत्र है, मन, चेतना, अंतर्ज्ञान, विवेक, ज्ञान, एकाग्रता। मतलब अब हम पूर्ण एकाग्रता में आ गए हैं, पूरा विवेक हमारा जागृत अवस्था में है। इसके बाद कहाँ है? क्राउन चक्र, जो है हमारा मौन, ना साइलेंस में जा रहे हैं पूरी तरीके से। ब्रह्म का अनुभव करेंगे, मोक्ष, आत्मज्ञान, ईश्वर से एकत्र होगा हमारा। तो ये सब क्या है? ये जो हमारे मंत्र हैं, इनसे भी हम क्या, अब देखो, अब एक मान लो आपसे पूछा जाए कभी कॉमन क्वेश्चन या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो हमारे मंत्र हैं, चक्रास हैं, ये हमारे जो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स है या जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वहाँ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो हमने कहा सेरोटोनिन हार्मोन, कौन सा चक्र कनेक्ट होगा यहाँ पे? सेरोटोनिन हार्मोन। मैम सेरोटोनिन तो डाइजेशन के लिए, तो कौन सा चक्र तो कनेक्ट फिर होगा? रम यानी मणिपुर चक्र, मणिपुर जो चक्र कनेक्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, हमने कहा डोपामिन, कहाँ से, कौन सा चक्र कनेक्ट हो जाएगा? आज्ञा चक्र। वेरी गुड, आज्ञा चक्र। ठीक है, फिर हमने बोला ऑक्सीटोसिन, कहाँ से चक्र कनेक्ट होगा? अनाहत। अनाहत। वेरी गुड। ठीक है, यही बस काम करना है, इतना ही सीखना है। इसी के लिए हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं। बाकी सब एमए में अगर ठीक से पढ़ते हैं तो सब पढ़ कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यही वहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कि जो हमारे नेगेटिव, मान लो हमने कहा कि एड्रिनल हार्मोन जो है वो बहुत तेज़ी से सिक्रेट हो रहा है, कॉर्टिसोल, कौन सा चक्र डिस्टर्ब है? स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान। ठीक, तो एड्रिनलिन हार्मोन को हमें प्रॉपर सिक्रेट करना, नॉन एड्रिनलिन की तरफ ले जाना हो तो किसको एक्टिवेट करेंगे? कौन सा मंत्र बोलेंगे? वम। बस। ठीक है, ऐसे बस हमको काम करना है इस पे। तो बस ये हमने क्या देखे, वो चक्रास देखे, 20 मंत्र देखे, जो योग में भी हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे। मैम इसमें तो यही है, बाकी फिर आगे पीडीएफ देख लें। हाँ ठीक है, करिए पीडीएफ। बोलेंगे सीमा में? दीदी ये आपने बताया मूलाधार में ब्रह्मा और स्वाधिष्ठान में भी ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि या ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। और फिर मणिपुर में देखो, इसको ऐसे समझिए, हमारी 3 ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी 3 ग्रंथियां हैं? ब्रह्म और विष्णु और रुद्र। ठीक है, 3 ग्रंथियां। ये 3 ग्रंथियां 2-2 चक्रास को कवर कर रही हैं। कौन कौन सी? ब्रह्म ग्रंथि किसको कवर कर रही है?
मूलाधार और मूलाधार और स्वादिष्टान। ठीक। फिर हमारी जो रुद्र ग्रंथि है वो किसको कवर कर रही है? वो हमारी मणिपुर, अनाहत। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी रुद्र ग्रंथि है वो किसको कवर कर रही है? विष्णु और आज्ञा। अब इसमें एक विशुद्धि। बात और समझ लें, जैसे भगवान शिव का जो आक्रामक रूप है वो कौन सा है? रुद्र रूप। और वो दुर्गा माता का जो सौम्य सा स्वरूप है, इसका रूप काली, काली। महाकाली। ठीक। तो जब हम लोग मान लो कि हमारी जो यहाँ पे जो रुद्र ग्रंथि है, तो रुद्र ग्रंथि क्या कर रही है? एक ब्रह्म ग्रंथि, एक विष्णु, एक रुद्र। तो ब्रह्म क्या कर रही है? दो ग्रंथियाँ जो सृष्टि के सृजन में काम कर रही है। सृष्टि के पालन के लिए ऊपर की दो ग्रंथियाँ, दो चक्र और एक ग्रंथि विष्णु ग्रंथि जो मणिपुर और अनाहत काम कर रहे हैं। फिर हमारी अज्ञानता का संहार होगा, तो ये हो गई हमारी अनाहत, क्या बोलते हैं, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। तो ये किसका संहार होगा? शरीर से तो मृत्यु होगी, योग में किसका संहार होगा? किसकी मृत्यु होगी? आदि व्याधि विकार। योग में अज्ञानता की मृत्यु होगी। ठीक, हम बहुत बार बोलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। योग में शरीर की, वैसे शरीर की मृत्यु होगी रुद्र ग्रंथि से, और योग में अज्ञानता की मृत्यु होगी। ठीक, महाकाली का क्वेश्चन आए तो भी अज्ञानता की मृत्यु होगी, रुद्र जी का आए क्वेश्चन तो भी अज्ञानता की मृत्यु होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें। मैम ये एक टेबल में सारा कंपाइल किया हुआ है, तो जितने भी है सारे इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल सबकी पढ़ चुके हैं हम कल। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिगमंड फ्रायड का। हमने बोला था कि सिगमंड फ्रायड क्या है? साइकोलॉजी में एक वो नाम है जो पूरी साइकोलॉजी का जीवन है। ठीक है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी, इंडियन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ये क्या है? इन्होंने साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वो दी है। इनका मुख्य विचार क्या है? अचेतन मन, यौन ऊर्जा और रक्षा तंत्र। अचेतन मन में क्या है? जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, इन तीनों पर इन्होंने काम किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कॉन्शस लेवल पे अभी बैठे हम लोग। सबकॉन्शस में हमने बोला, कल हमने क्या पढ़ा था, आपको याद आ गया, सबकॉन्शस हो गया। अनकॉन्शस में क्या हो गया? अचानक से कुछ बहुत देर देखा तो याद आ गया, या किसी से हमने किसी चीज़ को कोरिलेट कर लिया जाता। ठीक है, वो क्या हो गया? वो अनकॉन्शस हो गया। अब पूरी समझदारी से उत्तर देंगे कि जो कॉन्शस लेवल है, सबकॉन्शस है, अनकॉन्शस है, इसमें सबसे अधिक एनर्जी कहाँ है? सबकॉन्शियस में। ठीक है, सब लोग अपना अपना बोलेंगे। जल्दी जल्दी बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हम आज सुन नहीं पाए और बोलेंगे बाकी के लोग। सब लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। हमने कहा कि हमारी सबसे कॉन्शियस होगा। ठीक है, और बोलेंगे, सब अपना अपना बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ध्यान से करो। चलिए और बोलेंगे जल्दी से, फटाफट बोलेंगे जितने और लोग बैठे, सीमा मैम, मोनिका मैम और भी सब लोग हैं, सब को बोलना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए फिर हमने वापस। कहा सब अभी ये सिगमंड फ्रायड का देख रहे हैं, ऊपर लाइन पे लिखा है अचेतन मन। अचेतन मन का मीन्स यहाँ पर अचेतन से मतलब है तीन जो एनर्जीज हैं हमारी, जो लेवल हैं, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। ठीक है, सुपर कॉन्शस पे वेस्टर्न ने काम नहीं किया है, वेस्टर्न साइकोलॉजी ने। तो जो तीन हमारी चेतना के स्तर हैं, इसमें से सबसे अधिक एनर्जी कहाँ है? सबसे अधिक ताकत कहाँ पर है? अचेतन मन। बोलेंगे मोनिका मैम? अचेतन मन में होगी। वेरी गुड। हाँ, सबकॉन्शियस है। नहीं, सबकॉन्शस नहीं होगा। सब हिंदी बोलिए रचना जी, तीनों की। मैम कॉन्शियस यानी चेतन, अनकॉन्शियस यानी अचेतन, और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन। हाँ ठीक है, इसको ऊपर से लेंगे, कॉन्शस, फिर सबकॉन्शस, फिर अनकॉन्शस, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। ठीक है, या अचेतन, अवचेतन और अचेतन एक है। ठीक है, अर्धचेतन जो है हमारा,
उसमें वो है जो हमारा सबकॉन्शियस है, ठीक है। तो सबसे अधिक एनर्जी हमारे अंदर कहाँ है, छुपी है हमारी शक्तियाँ, तो अचेतन में होती है। मान लो आपको हमने डे 1 देखा था, जब फर्स्ट डे, तो हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे पढ़ेंगे, MA करेंगे, नेट करेंगे और कर भी ले जाएंगे। आप करने को तो इससे पहले भी पढ़ ही रही थी, ऐसा तो नहीं था कि कोई आपको पता नहीं थी चीज़ें, है ना। वैसे भी तो ये क्या होता है कि हमने देखा, हमको लगा कि नहीं आप कर सकती हैं, हमने आपसे कहा, आपने मेरी बात मानी, तो जो चीज़ें पता भी नहीं थी वो भी उभर के आ गई, ठीक है। इससे बोलते तो सबसे अधिक हमारी ऊर्जा भंडार जो है, एनर्जी सोर्स कहाँ है, अचेतन मन में है, ठीक, सबसे अधिक। और सबसे कम कहाँ है, अर्धचेतन में, ठीक। वो वहाँ एक हमें थोड़ा सा फोर्स देकर लाना होता है, ठीक। और बाकी कॉन्शियस लेवल पे हम वो चेतन मन में बैठे हुए, ठीक है। चलिए फिर यौन ऊर्जा क्या है, यहाँ पर इसका भी हम आज तो ये सब पढ़ा दे रहे हैं, इसका हम एक और सुंदर सा वो बना कर देंगे ताकि वो कल देखेंगे, आज मेन है वो फेटल एंड एनिक, ओरल एंड फैलिक, वो पूरी 5 की लिस्ट है, ऊपर एक टेबल दी हुई है, ठीक है। तो यौन ऊर्जा में क्या है, यहाँ पर जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने एक लिबिडो का एक सिद्धांत दिया हुआ है। उनका कहना है कि कभी भी हमारे अंदर कोई भी ऐसे थॉट्स आए जिसमें हमें लगता हो, जिसे हम सेक्सुअल थॉट्स कह सकते हैं बस सिंपल सी भाषा में, तो वो अगर आए तो उन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। हमारा जो आयुर्वेद है वो भी इसके पक्ष में है। वो जहाँ पर हमारे 13 तरह के वो हैं, क्या बोलते हैं, वेग, हाँ, वो जो वेग हैं जिनको नहीं रोकना है, उसमें से है वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, योग और आयुर्वेद के सिद्धांत में और यहाँ पे, यहाँ इन्होंने, इनके पास कोई उसका कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है या उसको डेवलप करने का तरीका नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इस एनर्जी को अगर आप रोकेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जितना इनका साइंस है वहाँ तक ये सही है, ठीक है। जितना इनका साइंस है वहाँ तक ये सही है, क्योंकि यहाँ पर उतना डीप में पराचेतन की बात ही नहीं हो रही है। अपना जो इंडियन साइंस है वो क्या कह रहा है, जो हमारा साइकोलॉजी है वो कह रहे हैं कि हमें इस ऊर्जा का यूज़ करना है। यहाँ जो हम लोग बोलते हैं वीर्य किसके लिए यूज़ करते हैं, जितना हम इसको बचत करके रखते हैं, सेव करते हैं या सही जगह सुनियोजित करेंगे तो क्या होगा, श्रेष्ठ संतानें जन्म लेंगी। सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही समय पर यूज़ करेंगे तो श्रेष्ठ संतानें जन्म लेंगी। और उसके बाद हम वापस, हमारी जो बुद्धि प्रज्ञा का केंद्र है वो किससे विकसित होता है, इसी से विकसित होता है। ओज और तेज कहाँ से पड़ता है, जितना हमारा इन चीज़ों को जो हम लोग जितना भी ध्यान, कहा जाता है, इस लाइन को लिख लेना या याद रखना, सेक्स की ऊर्जा को कभी दबाया नहीं जा सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो मेडिटेशन क्या करता है, जितना हमारा योग है इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और कहाँ यूज़ करना है उसका एक सही समय डिसाइड करता है, उसके बाद उससे बाहर आ जाते हैं। और नहीं करना है तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके, जो भगवान बुद्ध, दयानंद सरस्वती जी हम लोग देख रहे हैं, ये सब इसी ऊर्जा के धनी हैं, क्योंकि यही ऊर्जा हमारे जीवन में ऊपर ले जाती है। जितना हम लोग विकसित करेंगे अपने चक्रास को, तो वो एनर्जी क्या है, इसी एनर्जी को तो ऊपर ले जा रहे हैं हम। मूलाधार में ये एनर्जी पड़ी हुई है, तो जब हम योग करते हैं तो योग साधना से क्या हो रहा है, उसी एनर्जी को हम ऊपर के लेवल में उठा रहे हैं और उसको लाकर हमने एक जगह पर जैसे रखा। तो जब भगवान बुद्ध महावीर हैं, इनको आप प्रोस्टिट्यूट हाउस में भी बिठा दो और छोड़ दो हमेशा के लिए, तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक नवजात शिशु को कहीं पर भी डाल दो, किसी भी कंडीशन में लोग हों वहाँ डाल दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वैसे तो इसका मतलब क्या, वो उस एनर्जी से ऊपर आ गए, इतना टॉप पे पहुंच गए हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यौन ऊर्जा क्या है, उनके कॉन्सेप्ट में है कि मनोरोगों को जन्म देती है। आयुर्वेद भी कह रहा है, लेकिन आयुर्वेद और योग उसका ट्रीटमेंट भी दे रहा है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। फिर रक्षा तंत्र क्या है, रक्षा तंत्र में हमारे इसमें कई हैं। एक होता है जैसे डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं, तो इसके रक्षा तंत्र में 13 हमारे कॉन्सेप्ट हैं, 13 या 7 ऐसे करके हैं। इसको कल हम लोग लेंगे, इसको एक बार हम दिखा देंगे। फिर है हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो। इड कहाँ काम करता है, नवजात शिशुओं में इड काम करता है। ईगो कहाँ काम करता है,
जब टीन एज में आने लगते हैं। सबसे अधिक बच्चों में ईगो कब आता है? जब वो मिड वाले टीन एज में होते हैं, जो 14 to 16 वाला टाइम है, 14 12, उस समय बच्चों को लगता है कि हमसे इंटेलिजेंट इस धरती पर कोई नहीं। कितना भी, अब वो है कि पहले से उनकी परवरिश ऐसी हुई हो तो भले ही बात बन जाए, वरना उस टाइम पे बच्चों को कंट्रोल करना या बच्चों को समझाना, इसीलिए उस टाइम पे बस एज ए फ्रेंड समझा रहे हो तो हो सकता है वो कुछ समझ पाएँ, अन्यथा फिर मुश्किल है सब कुछ। या फिर वो अच्छे से योग पहले से कर रहे हैं तो उनका हाइपोथैलेमस ही इस तरह का डेवलप हो चुका है, तो बात चल बन जाएगी। तो इड क्या कर रहे हैं? इड आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। एक बच्चे को अगर खेलना है तो उसने चाहे सुसु की हो चाहे पॉटी की हो, आप देखना वो खेल रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको गंदी चीज़ हो अच्छी चीज़ हो, उसको खेलना है तो उसको कोई देख, तो छोटा बच्चा आनंद पर काम करता है, उसको खुशी चाहिए, उसको कोई मैटर नहीं करता उसने गंदे कपड़े पहने कि साफ पहने हैं, कि उसके हाथ गंदे हैं कि क्या है, कोई मैटर नहीं। तो बच्चे, छोटे बच्चे इड पर काम करते हैं। ईगो में जो हमारा टीन एज जहाँ से स्टार्ट होता है, 9 to 12 प्री टीन एज से ही कनेक्ट कर देते हैं, और मिड तक जाते जाते ईगो काम करता है। सुपर ईगो कहाँ काम करता है? जैसे ही हमारा 18 की तरफ से हम 19 की तरफ जाना शुरू करते हैं, सुपर ईगो काम करता है। अब सुपर ईगो में क्या, ईगो में क्या होता है, अगर बच्चे से कह दो कि आप कूद नहीं सकते हो यहाँ से, तो बच्चा कूदेगा, वो जंप करेगा। क्यों करेगा? उसे लग रहा है ये ईगो उसका डाउन हो जाएगा, तो वो काम कर लेगा, गलत से गलत काम भी कर देगा। लेकिन जैसे सुपर ईगो 18 से 19 क्रॉस होने की लाइन में आने लगते हैं, अब बच्चा जो भी करेगा एक बार उसके मन में जरूर आएगा कि इसका परिणाम क्या होगा, गलत काम करने का क्या परिणाम हो सकता है, पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट आएगा, टीचर्स पर क्या आएगा, मेरी पर्सनालिटी पर क्या आएगा। इसके वो उधेड़ गुण उसके माइंड में चलना शुरू हो जाएगी। काम करने से भले कर भी ले, लेकिन बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति में पहुंच जाएगा बच्चा। तो ये क्या, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये इन्होंने वो अवस्थाएं दी हैं जहाँ पर हमारा चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये मन भी काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा? इड में क्या काम करेगा? चेतन, अर्धचेतन या अवचेतन? अवचेतन। ईगो में क्या काम करेगा? ईगो प्रेजेंट पर काम करता है। फिर चेतन, कॉन्शियस। ठीक। सुपर ईगो में मैम वो तो बिल्कुल आनंद वाली स्थिति हो गई, इड वाली, जो बच्चा नवजात शिशु है उसको कुछ नहीं पता है। नहीं, सुपर ईगो में क्या जाएगा? मैम हिंदी में तो पराचेतन कहते हैं, अवस्था कौन सी होगी? यहाँ सुपर ईगो बस मॉरल वैल्यूज तक है, ठीक है। सुपर ईगो मॉरल वैल्यूज में कनेक्ट होता है। मैम वो यहाँ पे समझना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो में जो हमारा इड है वो हमारा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो थोड़ा सा हमारा किस में चला जाएगा, अगर हम वैसे देख लें तो ये हमारा उसमें जा रहा है, इड जो है अचेतन में जा रहा है। फिर ईगो देखें तो ये तो सीधा सीधा चेतन में है। सुपर ईगो में हमारा क्या जा रहा है? अर्धचेतन जा रहा है, जिसमें हम कुछ बैक भी सोच रहे हैं। अब देख रहे हैं फिर सिगमंड फ्राइड के जो शिष्य हैं उनका एक लिस्ट भी है, उसको भी ध्यान से। सिगमंड फ्राइड के साथ, या सिगमंड फ्राइड का जो एनालिटिकल जो उनकी थ्योरी है उस पर जो बचा हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने में किसने सपोर्ट किया है? जुंग ने, जो कि उनके शिष्य हैं। इन्होंने क्या किया, सामूहिक अचेतन का एक कॉन्सेप्ट दिया है और इसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात की है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दो पर्सनालिटी हैं, एक मिलीजुली मिक्स वाली है, 3 है लगभग। तो उसमें क्या है कि इंट्रोवर्ट लोग कैसे हैं, एक्सट्रोवर्ट कैसे हैं, वहाँ पर कैसे साइकोलॉजी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। इंट्रोवर्ट वालों को एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर सकती है या सब थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना सकती है, या एक्सट्रोवर्ट वालों को कैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किया जाए, या जब दोनों के बीच में संतुलन आ जाएगा तो मिक्स वाली पर्सनालिटी आ जाएगी। और यह जो पर्टिकुलर यही पर्सनालिटी है जो पर्सनालिटी के टाइप से, तो उनमें व्यक्ति अपने
करियर को कैसे चूज करेगा या अपने जीवन में जो कुछ भी वो बनना चाहता है उसमें कैसे चुनाव करे। तो ये इसके क्या हैं, सब हमारे टेस्ट हैं, स्केल्स हैं इन सब के, जिसमें जिन पैरामीटर्स को चेक करके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग करियर डिसाइड किया जाता है। या जो भी हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं कि मान लो हमें कोई करियर डिसाइड करना है या फिर एक साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है तो उसके सबके यहाँ पर टेस्ट स्किल्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी वाइज। इसके बाद देख रहे हैं मैस्लो। ठीक है, मैस्लो क्या है, हमारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन्होंने दी है। ये लगभग इंडियन साइकोलॉजी से ही मिलता जुलता हुआ है, इनका सब कुछ है, मैटर है। आत्म साक्षात्कार, आवश्यकताओं का पिरामिड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बात की इन्होंने। कहा सब कुछ हमें मिल जाए, मतलब इनका कहना है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य फिर सुरक्षा मिल जाए, उसके बाद व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। फिर हमारा इन्हीं का मैस्लो से ही एक इनके जो शिष्य कार्ल रोजर्स हैं, ये नाम जो हम बोल रहे हैं कार्ल रोजर्स, ये आ चुका है एग्जाम में आपके। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ भी है कार्ल रोजर्स। तो इन्होंने क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब आत्म सेल्फ और वास्तविक अनुभव में सामंजस्य होता है, वास्तविक अनुभव की बात करें, रियल जो हमारा एक्सपीरियंस है, सामंजस्य होता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। वास्तविक अनुभव क्या मतलब, जो हमारा हम बोल रहे हैं सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, तो रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और कॉन्सिक्वेंस जो हमारा कॉन्ग्रुएंस है। अब देखते वापस लेंगे रचना जी ऊपर। तो ये नाम ध्यान रखिए, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग, मैस्लो, कार्ल रोजर्स। फिर हमारा है क्रेज समर, कल हमने पढ़ लिया है। इन्होंने बायोलॉजिकल जो हमारी पर्सनालिटी है उसके आधार पर शरीर संरचना पर आधारित व्यक्तित्व दिया है। फिर हमारा शेल्डन ने क्या किया, सोमेटोटाइप जो हमारा शरीर की बनावट और स्वभाव के संबंध के अनुसार हमारे व्यक्तित्व को देखा है। जुंग का हम लोग ने देखा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इनका एंडो मेसो एक्टोमॉर्फिक है। फिर जीन पियाजे का हम लोग ने देखा था, कॉग्निटिव थ्योरी दी है इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास के चरण। एक मिनट ऊपर करेंगे रचना जी, एक छूट रहा था, ये सीक्वेंस था इसलिए हमने सबका बोला। एक और नीचे करिए, और नीचे करिए। हाँ, देखेंगे एडलर को। ठीक है, एडलर ने इंडिविजुअल जो थ्योरी दी है कि हीनता बोध श्रेष्ठता की आकांक्षा। दो तरह के लोग हैं, या तो हीनता बोध के शिकार हैं या तो श्रेष्ठता की उनमें आकांक्षा। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या तो फिर सोशल इंटरेस्ट आता है। तो जब जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा तब तक व्यक्ति सोसाइटी से रिजेक्शन फील करेगा, और जैसे ही जिनको सोशल इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब वो अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं, तभी वो सोशल इंटरेस्ट या सोसाइटी के लिए काम करेंगे, सोसाइटी में करेंगे काम। तो ये क्या है, ये इन्होंने एडलर ने सिद्धांत दिया कि दो ही चीज़ें हैं, अब दोनों में से एक का हमें चुनाव करना है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कैटल और ये क्या बोलते हैं आइसेनिक बायोलॉजिकल, ये सब क्या है, ये पेपर्स हैं। ऑलपोर्ट का कल हम लोगों ने ट्रेट अप्रोच है, कैटल्स का फैक्टर एनालिटिक ट्रेट थ्योरी है, रोजर्स का ह्यूमनिस्टिक अभी पढ़ा, आइसेनिक का हम लोग ने बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी है। व्यक्तित्व के तीन प्रमुख, ये ध्यान रखें जो आइसेनिक का है कि व्यक्तित्व के तीन प्रमुख आयाम है, बहिर्मुखता, न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म। इसमें क्या है, हमारा बहिर्मुखता जो हमारा है, अभी हम लोगों ने जो एक्सट्रोवर्ट देखा था। न्यूरोटिज्म क्या हो गया, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट की तरफ। साइकोटिज्म क्या हो गया, जो हमारा दोनों से कनेक्ट हो रहा है, न्यूरोटिज्म से भी और जो बहिर्मुखता से भी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ एक मॉडल है, साइकोटिज्म, एक्ट्रोवर्जन और न्यूरोटिज्म। तो ये जो बीच वाली जो पर्सनालिटी है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी न्यूरोटिज्म में। या ये कह दें कि न्यूरोटिज्म और जो साइकोटिज्म है लगभग थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ पार्ट है, लेकिन जो साइकोटिज्म है उसमें हमारे माइंड के साथ साथ थोड़े से हमारे इमोशंस भी कनेक्ट होंगे। न्यूरोटिज्म में हमारे इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि जब जब मन की बात करेंगे तो मन का जो गहरा आयाम है उसमें भावनाएं कनेक्ट होती हैं, इसलिए इनके मॉडल को पेन मॉडल कहा गया है। इसको देख लेंगे, PEN जो नीचे दिया। फिर बस कंप्लीट। अब एक बार सब, एक मिनट, हार्वर्ड और करेंगे ऊपर। स्टेनबर्ग का है त्रितंत्र बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दिए।
स्टीफन सी जो हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। तो इनके नाम बस बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आते हैं, रेयर आते हैं। और जीन पियाजे का कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन पियाजे, एक मिनट टाइम देख लीजिए जरा, चलिए भी है 4 मिनट है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जो हमारे ब्रेन पर उन्होंने काम किया। उसके 6 हमने टाइप्स देखे थे या 6 हमने कंपोनेंट देखे थे ब्रेन की हेल्थ के लिए। फिर हमने उनका एक डिवीज़न देखा था 4 पार्ट्स में, जिसको हम लोग ने देखा था कि एक बच्चे का जो विकास है जन्म से लेकर उसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो 12 ईयर से अपर जाकर उसकी स्थिति कैसी होती है। अब देख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य जो प्रेजेंट सिनेरियो है। WHO के अनुसार भारत में लगभग 14.3% लोग किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ जो सर्वे है निम्फ का, वो क्या कह रहे हैं निम्स में के अनुसार भारत में हर 10 में से लगभग एक व्यक्ति 10.6% वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। युवाओं में तनाव, अवसाद, नींद की कमी, नशे की प्रवृत्ति और सामाजिक एकीपन आइसोलेशन बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगों के उपचार में सबसे बड़ी समस्या उपचार अंतर, ट्रीटमेंट गैप। बहुत से लोगों को समय पर इलाज या काउंसलिंग नहीं मिल पाती। समाज में आज भी मानसिक रोगों को कमजोरी या पागलपन समझा जाता है, जबकि ये एक चिकित्सीय स्थिति है। फिर है हम देख रहे हैं मानसिक विकारों के मुख्य प्रकार में मेन टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें एंजाइटी है, डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर बाद में बनती, पहले एंजाइटी जनरल एंजाइटी होती है, फिर उसके बाद वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है जब वो 3 मंथ से अपर चली जाती है। फोबिया क्या है, ये एंजाइटी से पहले की कंडीशन है। ADHD जो हमारे बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बच्चों में है और बच्चों का व्यक्तित्व उससे डिस्टर्ब होता है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं ADHD और रिटेलिन जो हमारी प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या, रिटेलिन एक स्टिमुलेंट दवा है जो मस्तिष्क में डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाती है। जैसे व्यक्ति की अटेंशन फोकस और इम्पल्स कंट्रोल को बेहतर बनाती, ये व्यक्ति की अटेंशन फोकस और इम्पल्स कंट्रोल को बेहतर बनाती है। इससे विद्यार्थी या बच्चे अपने कार्य को अधिक एकाग्रता से पूरा कर पाते हैं। इसे केवल एक डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक उपयोग या गलत मात्रा दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक। तो इसमें ADHD की जो दवा है, योग में बहुत सारी ऑटोमेटिक दवाएं हैं, डाइट का बहुत बड़ा रोल तो नहीं होता है, लेकिन योग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं। कंक्लूजन हम लोग देख रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इसकी उपेक्षा करने से व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों प्रभावित होते हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा, योग, ध्यान, प्राणायाम और संवाद आधारित सत्र आवश्यक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने उसमें, एक स्वस्थ मन ही एक संतुलित और सशक्त व्यक्ति की नींव का निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे। हाँ बोलेंगे सीमा में। दीदी वो कंपैरेटिव फिजिकल्स की टेबल वो शेयर करा दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। और जो अभी ये आवाज़ कहाँ से आ रही? अच्छा सीमा मैम क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करते हैं। उम्मीद करेंगे जितना हम लोग ने पढ़ा है उसको सही से कर लेंगे। कल की क्लास हो सकता है, क्योंकि मेरा कॉलेज है, कल 5 बजे वहाँ पर हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें हमको मेरा वर्क है, तो हो सकता है 5 से 6 बजे आने में। तो कल की क्लास को रचना जी लेंगी और प्रॉपर रिवीजन होगा क्लास में। जो कुछ पढ़ा है रचना जी उसका पूरा एक रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब शांति पाठ करेंगे, फिर अपन में बात करते हैं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम।